दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मार्स तक पहुंचकर वहां पर अपना बेस बनाने की रेस में लगी हुई हैं। नासा का प्लान है कि वह 2035 तक ह्यूमंस को मार्स तक पहुंचा दे। आज के बेस्ट रॉकेट्स यूज करके हमें अर्थ से मार्स तक पहुंचने में लगभग 9 मंथ्स लगेंगे, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर में हम केमिकल प्रोपल्शन से चलने वाले रॉकेट्स की बजाय न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलने वाले रॉकेट्स को यूज करें, और ऐसे रॉकेट्स अर्थ से मार्स तक के सफर को 9 मंथ से 3 मंथ्स तक कम कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स काम कैसे करते हैं, इस टेक्नोलॉजी को यूज करने में आखिर क्या रिस्क हैं और क्या इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी स्पेस में यूज किया गया है। आज के रॉकेट्स केमिकल प्रोपल्शन के थ्रू स्पेस में मूव करते हैं। रॉकेट्स में जनरली 2 केमिकल्स होते हैं, एक ऑक्सीडेंट और दूसरा फ्यूल। इन दोनों को कंबाइन करने पे जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से हीट और गैसेस निकलती हैं। ये गैसेस रॉकेट से बाहर निकलती हैं और न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग रॉकेट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अब इस केमिकल प्रोपल्शन के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे हम एक लेवल तक ही बढ़ा सकते हैं। ज्यादा केमिकल प्रोपल्शन के लिए हमें ज्यादा केमिकल्स की जरूरत होगी और इससे रॉकेट का वेट बढ़ जाएगा। रॉकेट का वेट इंक्रीज होने का मतलब है कि हमें उसे प्रोपेल करने के लिए और ज्यादा केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर प्रोपल्शन से स्पेस एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके पहले रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। रॉकेट में यूज होने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट को लाइट वेट और सेफ होना पड़ेगा, और ये एक बहुत ही मुश्किल टास्क है क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 2400 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं। 1958 में नासा ने न्यूक्लियर पावर से रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स रन किए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स को प्रोजेक्ट ओरायन का नाम दिया गया था। इन एक्सपेरिमेंट्स में नासा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के पावर से रॉकेट्स को प्रोपेल कर रहा था। रॉकेट में कई सारे कोल्ड ड्रिंक कैंस के बराबर न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे हुए थे, और ये बॉम्ब्स धीरे धीरे एक एक करके रिलीज होते थे। रिलीज होने के बाद ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सप्लोड कर जाते थे। इस एक्सप्लोजन में जो प्लाज्मा रिलीज होता था, उससे ही रॉकेट को पुश किया जाता था। रॉकेट के पीछे एक शॉक एब्जॉर्बिंग प्लेट लगी हुई थी, और न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट से निकल रहा प्लाज्मा इसी शॉक एब्जॉर्बिंग प्लेट से टकराता था, और उस प्लाज्मा के प्रेशर की वजह से रॉकेट आगे बढ़ता था। यह शॉक एब्जॉर्बिंग प्लेट रॉकेट को न्यूक्लियर रेडिएशन से भी बचाती थी। हर बार जब एक बॉम्ब एक्सप्लोड करता था तो रॉकेट की स्पीड बढ़ती थी। रिसर्चर्स का मानना था कि इस मेथड से रॉकेट की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है कि हम अपनी धरती से अपने सोलर सिस्टम में कहीं पे भी सिर्फ 1 ईयर में पहुंच सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि स्पेस में बॉम्ब्स या न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेटोनेट करने का आइडिया उस पब्लिक को पसंद नहीं आया जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर के डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से डरी हुई थी। लेकिन आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर को रॉकेट्स में यूज करने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं, और अब हम बॉम्ब्स नहीं बल्कि न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स रन कर रहे हैं। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में जनरली 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है रिएक्टर कोर, जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होने वाले रिएक्टर कोर से लगभग 8 टाइम्स ज़्यादा गर्म होगा। और दूसरा कंपोनेंट है फ्यूल, जो कि जनरली लिक्विड हाइड्रोजन होता है। रिएक्टर कोर में न्यूक्लियर फिजन को यूज किया जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और यह एनर्जी लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल को गर्म करने में यूज होगी। गर्म हो चुकी लिक्विड हाइड्रोजन अब गैस फॉर्म में रॉकेट से एग्जॉस्ट की तरह बाहर निकलेगी, और इसी एग्जॉस्ट के ऑपोजिट प्रेशर की वजह से रॉकेट आगे बढ़ेगा। अभी रिएक्टर कोर में हम फिजन रिएक्शन यूज करेंगे, जिसमें एक हैवी एलिमेंट को एटलीस्ट 2 छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक किया जाता है, और इस प्रोसेस में काफी ज्यादा एनर्जी और हीट रिलीज होती है। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हम ऐसे रॉकेट्स में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज करें, जिसमें एटलीस्ट 2 छोटे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक हेवियर एलिमेंट बनाया जाता है, और इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में फिजन के मुकाबले 8 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड रॉकेट्स हमारे फिजन पे बेस्ड रॉकेट से ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा सेफ भी होंगे। स्पेस में अर्थ के एटमॉस्फेयर के एब्सेंस में लोगों को आयनाइजिंग रेडिएशंस को झेलना पड़ता है और आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेस में गुजारेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा रेडिएशंस को झेलना पड़ेगा। न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स हमारे स्पेस में ट्रैवल करने के टाइम को रिड्यूस करेंगे जिससे लोगों को आयनाइजिंग रेडिएशंस कम झेलनी पड़ेगी और इन रिएक्टर कोर्स को हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी यूज़ कर पाएंगे। ये रिएक्टर कोर्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तरह एक्ट करेंगे और ह्यूमन सेटलमेंट्स को पावर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इस टेक्नोलॉजी के इतने बेनिफिट्स हैं तो आज तक ये टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड यूज़ में क्यों नहीं आई है? आखिर न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन को यूज़ करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं? न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन को हम सिर्फ स्पेस में ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए हमें केमिकल प्रोपल्शन की ही ज़रूरत पड़ेगी। न्यूक्लियर शब्द के मेंशन से ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अगर यह स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट धरती पर लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही धरती के सरफेस या एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड कर जाए तो इससे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो सकती है। लेकिन ऐसे रॉकेट्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाएगा कि अगर वह धरती के सरफेस या एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड भी कर जाते हैं तब भी उनसे न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं होगी। साइंटिस्ट ने 1950s से ही न्यूक्लियर पावर्ड बेस्ड इंजन्स की स्टडी करना शुरू कर दिया था, लेकिन फंडिंग की कमी और रेगुलेशंस की वजह से इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। लेकिन 2019 में नासा को $100 मिलियन की फंडिंग मिली है ऐसे इंजन्स को डेवलप करने के लिए और काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि 2035 में मार्स पे ह्यूमंस को पहुंचाने के लिए नासा ऐसे ही रॉकेट्स को यूज़ करे। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.